विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी टीचर। मैं आपके लिए पार्ट 4 लेकर आई हूँ। सुमित्रा नंदन पंत, जो कि छायावाद के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है। तो उनका शीर्षक आज हम पढ़ेंगे, जो शीर्षक है नौका विहार। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित बहुत प्रसिद्ध रचना है नौका विहार। में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब कवि चांदनी रात में नौका लेकर बीच गंगा के बीच धारा में पहुंचते हैं और वहां का वातावरण मनोहारी चित्रण उन्होंने रात्रि का, चांदनी रात्रि का किया है। तो क्या उनके साथ क्या क्या होता है, कैसे होता है, उन्होंने अपने इस नौका विहार के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो इसको प्रारंभ करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब प्रश्न उत्तर आपके पूछे जाते हैं। प्रश्नोत्तर में आपको ये पूछा जाएगा, आपको एक पद्यांश दे दिया जाता है और पद्यांश की व्याख्या भी आपसे पूछी जाएगी और भी प्रश्न उससे, जब आप पद्यांश को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो उसके प्रश्नों के उत्तर आप देने में समर्थ रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं। दिए गए पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप पहले इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं कि जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस तीर धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटपमाल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अति दूर क्षितिज पर विटपमाल, लगती भू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नगर नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया, धारा में एक दीप, उर्मिल प्रवाह कोक प्रतीप, वह कौन बिहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की को विलोक। तो जब कवि यहाँ पर अपनी चपला, यानी यहाँ पे चपला से तात्पर्य है नौका है, चपला से तात्पर्य बिजली भी होता है। तो जब पहुंची चपला बीच धार, कवि कहते हैं जब उनकी नाव गंगा की बीचों बीच धारा पर पहुंची तब वहाँ का क्या वातावरण होता है, उसी का वर्णन किया गया है कि जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। तब चांदनी का किनारा मानो छिप गया हो। जब बीच धार में नौका उनकी पहुंच गई तो चांदनी जो थी वो छिप गई। वहाँ पे जो धारा दिखाई दे रही थी वो छिप गई थी। दो बाहों से दूरस तीर धारा का कृश कोमल शरीर। अब वो जो कगार उन्हें दिखाई दे रही थी, वो जो वहाँ किनारा था, उन्हें वहाँ देखकर, वहाँ जब पहुँचे कवि तो उन्हें क्या प्रतीत होता है कि दो बाहों से दूरस तीर धारा का कृश कोमल शरीर। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जो कगार थे, दोनों किनारे थे, गंगा के तरफ के दोनों जो कगार थे, किनारे थे, वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो कि बाहों को फैलाए हुए, जो तीर की जो किनारे धारा थी वो अपने दोनों बाहों को फैलाए हुए एक कोमल स्त्री को अपने बाहों में कसने के लिए बेताब हो। यहाँ कोमल स्त्री से तात्पर्य यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है कि गंगा कोमलांगी स्त्री कही गई यहाँ पे, कि बहुत सुंदर दुबली पतली कोमल शरीर वाली यहाँ पे गंगा जी से तात्पर्य है। तो दो बाहों से दूरस तीर धारा का कृश कोमल शरीर, वो दोनों बाहें जो कगार दोनों किनारे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे हैं और वो गंगा की कोमल शरीर को आलिंगन करने के लिए बेताब हों। आलिंगन करने को अधीर, यानी उन्हें अपनी बाहों में कसने के लिए बेताब हो। यहाँ एक सुंदर स्त्री से तात्पर्य है। अति दूर क्षितिज पर विटपमाल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अब वो जब दूर क्षितिज पर बिखरे हुए जो चारों तरफ से, विटप से तात्पर्य यहाँ पेड़ है, पेड़ों की जो पंक्तियाँ थीं, पेड़ों की जो चारों तरफ लाइन से पंक्तियां लगी थी वृक्षों की, वो ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कि भ्रू रेखा सी अराल, मानो भौं जैसे होती, आंखों की भौं होती है, दिखाई देती है काली काली, उसी तरह से एक वृक्षों की पंक्ति मानो प्रतीत हो रही थी। अपलक नभ नील नयन विशाल, और बिना पलक झपकाए नभ आकाश नीले नयन के समान विशाल दिखाई दे रहा था। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया, धारा में एक द्वीप। जब पानी जहाँ सूख जाता है, जहाँ पे
बालू सूख जाता तो बीच में एक द्वीप बन गया था, और वो द्वीप कवि को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि वो एक छोटा सा द्वीप जो है वो एक छोटे नन्हे से बालक से उन्होंने उसकी तुलना की है, जैसे कि मानो एक छोटा सा द्वीप माँ के उर पर शिशु सा समीप, माने उसके किनारे जो द्वीप था उसके समीप वो शिशु के समान प्रतीत हो रहा था, और वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जिस तरह से एक छोटा बच्चा अपने माँ के वक्ष स्थल पर सिर रख के सो रहा हो, आराम कर रहा हो। तो यहाँ द्वीप किसके समान प्रतीत हो रहा था? एक छोटे से बच्चे के समान प्रतीत। सोया धारा में एक द्वीप, मानो धारा में एक द्वीप छोटे से बच्चे के समान अपने माँ के सीने पर सिर रखकर सो रहा हो। उर्मिल प्रवाह कोक प्रतीक, अब वो जब वहाँ धारा बह रही थी, जल की धारा बह रही थी, तो उसे देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह कौन विहग क्या विकल कोक। आपको हम बता दें कि यहाँ पे कोक से तात्पर्य चकवा चकवी है। चकवा को श्राप मिला था कि वो रात्रि के बेला में वो एक दूसरे को नहीं मिल पाएंगे। इसमें उस समय का वर्णन है जब श्री रामचंद्र जी जा रहे थे, सीता को ढूंढने जा रहे थे, तो वो सबसे कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो चकवा चकवी अपने मिलन में इतने विलीन थे कि उन्होंने राम के प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, तो उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम रात्रि में कभी भी मिल नहीं पाओगे। तो स्त्री पुरुष का मिलन रात्रि में होता है, तो इन्हें श्राप मिला था। तो जब रात्रि आती है, चांदनी रात्रि होती है, तो चकवा जो है अपनी ही परछाई को जल में देखता है, तो उसको लगता है कोकी है, अर्थात चकवी है, और वो अपनी ही परछाई को देखकर उससे मिलने को आतुर हो जाता है। तो वही कवि कह रहे हैं कि वह कौन विहग, वो कौन पक्षी है, क्या विकल को, क्या इतना व्याकुल वो चकवा है, वो उड़ते हुए अपनी ही परछाई को हरने निज विरह शोक, यानी अपनी ही परछाई को चकवी समझकर उससे मिलने के लिए आतुर हो रहा है। छाया की कोकी को विलोक, विलोक माने देख कर, यानी अपनी ही छाया को देखकर जल में चकवी समझकर उससे मिलने के लिए आतुर हो रहा है। तो आपने देखा अभी तक इसका भावार्थ। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि पद्यांश के शीर्षक कवि का नाम। अभी हमने आपको बताया कि पद्यांश का शीर्षक ये पद्यांश है। ये पद्यांश कहाँ से लिया गया है? नौका विहार से लिया गया है। इसके कवि का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रसिद्ध कवियों में एक हैं। तो अगला प्रश्न है, अंश की व्याख्या कीजिए। अंश की व्याख्या यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका अंश होगा। मैं आपको बता दूँ कि जब पहुँची चपला, ये यहाँ से मान लो आपको पूछ लिया गया कि छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस तीर धार कृष कोमल, यहाँ तक का आपका रेखांकित अंश है। तो हमने आपको अर्थ तो पुनः पहले ही पढ़ा दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ कि जब पहुँची चपला बीच धार, चपला यहाँ पे नौका से तात्पर्य है। नौका, जब कवि की नौका बीच धारा में पहुँची तो जो दोनों तरफ किनारे थे उन पे जो चांदनी फैली हुई थी वो मानो बीच में पहुँचते ही चांदनी छिप गई थी। दो बाहों से दूरस तीर धारा, और वो जो दो किनारे थे नदी के, वो दोनों किनारे कवि को ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो दो बाहें हों, और जो कि एक कोमल स्त्री को आलिंगन करने के लिए आतुर हो रही हूँ। आलिंगन करने को अधीर, यानी एक कोमलांगी सुंदर स्त्री को अपनी बाहों में कसने के लिए आतुर हो रही हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि कब चांद सा चमकता हुआ रेत का कगार कवि की आंखों से ओझल हो गया। अभी देखिएगा यहाँ पे बताया कि अति दूर क्षितिज पर छिप गया चांदनी का कगार, जब पहुँची चपला बीच धार। पूछा है ना कवि ने कि कब चांद का, प्रश्न क्या पूछा गया? कब चांद सा चमकता हुआ रेत का कगार, जो कगार था वो रेत से भरा हुआ था। रेत यहाँ बालू से तात्पर्य है। तो जब उस पर चांदनी की चमक पड़ रही थी तो मानो वो चांद के समान चमक रहा था। तो कब चांद सा माने चांद के समान चमकता हुआ रेत का कगार आँखों से, किसकी आँखों से? कवि की आँखों से ओझल हो गया।
कब हो गया था? जब नौका बीच धारा में पहुंची थी। कब ओझल हो गया था? जब नौका बीच धारा में पहुंची थी। अगला प्रश्न है कि धारा के बीच से देखने पर गंगा के दोनों तट, धारा के जब बीच में कवि पहुंचे अपनी नौका को लेके, जब वहां से उन्होंने देखा कि जो दोनों तरफ कगार था वो किस तरह से प्रतीत, धारा के बीच से देखने पर गंगा के दोनों तट, जो गंगा के दोनों तट थे, दोनों किनारे किसके समान लगते थे? अभी हमने आपको बताया कि दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर, वो दोनों तट कवि को दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। धारा के बीच स्थित द्वीप कैसा दिखाई पड़ता है? धारा के बीच स्थित द्वीप, अभी हमने आपको बताया कि अति दूर क्षितिज, यहाँ देखिएगा कि सोया माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप, तो किसके समान अभी हमने बताया? धारा के बीच स्थित द्वीप एक शिशु के समान, एक बच्चे के समान कवि को दिखाई दे रहा था, जो कि अपने माँ के सीने से लगकर सो रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था कवि को। तो आज हमने आपको नौका विहार से प्रश्नोत्तर बताए। अब हम आपको अगले भाग में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। But that's alright. Hush.